हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन है आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के चलते आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं कि एक तरीके का बैड बैंक है ये। सेकेंड में कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट इसमें इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ऑफ 15% टू NARCL। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम ARCs कहते हैं, ये आपकी RBI के अंडर रजिस्टर की जाती हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है पहली स्टेटमेंट में कि एक तरीके का ये बैड बैंक है। क्या है बैड बैंक का मतलब? कि ये NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे बैंक्स के पास, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, तो उनसे ये चीज़ें वो खरीद लेगा ताकि उसे रिजॉल्व किया जा सके, ताकि जो उनकी बैलेंस शीट्स हैं वो उसे अच्छे से मेंटेन कर सकें। सेकंड में जो बताया गया है कि गवर्नमेंट की इसमें इतनी इक्विटी रहेगी या कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। थर्ड में जो बात हो रही है ARCs के बारे में, तो करेक्टली बताया गया है ये आपके RBI के अंडर ही रजिस्टर की जाती हैं। तो पहली और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो उसके आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो एक तरीके से कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था। डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम हार्ड कह सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है विद द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके चलते इसे लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इसके दोनों ही इक्विटी एज वेल एज डेट स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बेसिकली उसमें आपका केनरा बैंक का सबसे ज़्यादा रोल है कि वो आपके यहाँ पर 12% तक का स्टेक रखेंगे, ठीक है जी। और इसमें आपका कंट्रोलिंग स्टेक भी रहेगा उनका NARCL में। बाकी के बैंक्स, उनमें भी थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं कि वो पंप करेंगे कैपिटल, जैसे कि आपका SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, IDBI बैंक, ये सभी बैंक्स इसमें कुछ ना कुछ कैपिटल तो पंप करेंगे ही। फायदा भी इन्हीं का ही है कि NPAs रिजॉल्व भी करके देगा ये आपको, ठीक है जी। अब सरकार की जो बात की हमने सेकंड स्टेटमेंट में, तो इसमें सरकार का कोई भी डायरेक्ट इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, बट वो गारंटी करेंगे जो आपकी सिक्योरिटी रिसीव्ड हैं, जो कि इशू की जाएंगे NARCL द्वारा, विच विल बाय द बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है जी। तो सेंटर ने इसमें ईयरमार्क किया है 31,000 करोड़ फॉर गारंटीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है जी। और जो हमने बात की बैड बैंक के बारे में, क्या रहते हैं कि एक एंटिटी रहती है जो कि बेसिकली आपके बैड लोन्स को खरीदती है, कि जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, उन्हें खरीदेगा, उन रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ताकि जो उनकी बैलेंस शीट है उसे वो मेंटेन कर सकें बैंक्स, ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा पैसा है वहाँ से निकल सकता है वो निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपके लिए कि RBI ने आपकी 6 मेंबर कमेटी की स्थापना की है, जो कि आपके सुदर्शन सेन द्वारा लीड की जाएगी। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं आपके RBI के, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जा सके कि किस तरीके से आपकी ARCs काम करेंगी, क्या इनका हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का जो इकोसिस्टम है उनमें रोल रहेगा, और रिकमेंड करें कुछ सूटेबल मेजर्स, ताकि जिसके चलते जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में बात हो रही है, एन ऑन टैप फैसिलिटी वुड मीन द RBI विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड ग्रांट लाइसेंस फॉर बैंक्स थ्रू आउट द ईयर। तो इसी से ही रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि करेक्ट कोड इसमें सिलेक्ट कीजिए। 4 कोड्स आपको उसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशंस की बात की गई है। पहले में कह रहे हैं जो आपके रेजिडेंट प्रोफेशनल्स होंगे हु हैव 10 years of experience in banking and finance at a senior level। सेकंड कह रहे हैं जो आपके ग्रुप्स और कंपनीज रहेंगी जो कि अप्लाई करेंगी इस लाइसेंस के लिए, मस्ट हैव एसेट्स ऑफ 5,000 करोड़ और अबव। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं, 2 कंडीशंस आपको दी गई हैं। अब अगर आपने ऑन टैप फैसिलिटी के बारे में पढ़ा हो, या यूनिवर्सल बैंक का जो लाइसेंस है किस तरीके से मिलता है, क्या उसकी कंडीशंस है, उसके बारे में पढ़ा हो, तभी आप करेक्टली मार्क कर पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्टली बताया गया है कि ये नेसेसरी कंडीशंस हैं RBI के लिए अगर उन्हें किसी को भी यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देना हो। डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन टैप फैसिलिटी क्या रहेगी कि RBI यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है जी, और वहाँ पर लाइसेंस ग्रांट करेगा
फॉर द बैंक्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो पॉलिसी है अलाउ करती है एस्पिरेंट्स को कि अप्लाई करें यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए एट अ टाइम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सेट ऑफ कंडीशंस। अब क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं, तो इसमें जो आपके एलिजिबल प्रोमोटर्स जो बैंक्स रखे गए हैं, तो उसमें रेजिडेंट प्रोफेशनल की एक कंडीशन रखी गई है कि उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर एट अ सीनियर लेवल। फिर वहां पर जो आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं जो कि ओन्ड और कंट्रोल की जाएंगी रेजिडेंट्स द्वारा, ठीक है जी, इंडिया के ही रेजिडेंट द्वारा, तो उनका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए एटलीस्ट 10 सालों का, तो वो एलिजिबल रहेंगी प्रोवाइडेड कि उनके पास जो एसेट्स हैं वो 5000 करोड़ से ज़्यादा के हैं, और उसमें जो उनके नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है उन ग्रुप्स का, वो आपका अकाउंट नहीं करना चाहिए मोर देन 40% ऑफ द टोटल एसेट्स या फिर जो उनकी ग्रॉस इनकम है। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। और इसमें जो आपके एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज रहेंगे जो कि आपके कंट्रोल्ड रहेंगे रेजिडेंट्स द्वारा, तो उनका भी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए 10 साल तक का, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके के लाइसेंसेस के लिए। और जो हमने बात की कि यूनिवर्सल बैंक का जो लाइसेंस दिया जा रहा है, बट तो यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या है, ये एक नाम दिया गया है उन बैंक्स के लिए जो कि एंगेज रहते हैं डाइवर्स काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेसेस, जिसमें इंक्लूड आपकी सर्विसेज सिर्फ सेविंग्स और लोन से रिलेटेड ही नहीं रहती, बट इन्वेस्टमेंट्स होगी, ऑफरिंग्स होंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज वो ऑफर करते हैं बियॉन्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, और यही आपकी यूनिवर्सल बैंकिंग की डेफिनेशन भी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन सी डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, 5 ऑप्शंस दी गई हैं, करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है, और उसी के चलते आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले में बात हो रही है सोशल इंक्लूजन, सेकंड में बात हो रही है क्राइम रेट के बारे में, थर्ड कह रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, फोर्थ में कह रहे हैं एक्सेस टू नॉलेज, और फिफ्थ में कह रहे हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन के चलते ही बहुत इजीली आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर आप कोड्स देखें तो आपको सिर्फ 2-2 की पेयरिंग में ही कोड्स दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एचडीआई के बारे में कहीं पढ़ा होगा कौन कौन से इंडेक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जिसका कैलकुलेशन की जाती है, तो बहुत इजीली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सोशल इंक्लूजन है ये इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है जी, क्राइम रेट आपका इंक्लूड नहीं किया जाता, मैटरनल मोर्टेलिटी भी आपकी ये डायमेंशन नहीं है। कौन कौन सी है, एक्सेस टू नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, और उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, इसी कैटेगरी में हम इसे प्लेस कर सकते हैं। सो आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया का रैंक आया है 131 ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, जो कि प्रिपेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है उनका रैंक कितना है, 133 पोजीशन है, पाकिस्तान का 154 है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स देते हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग में भी आप ऐसे पॉइंट्स कोट करके, रिपोर्ट्स को कोट करके अपने पॉइंट को वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं। वहीं साउथ एशियन रीजन में जो निकाला गया, तो वहां पर इंडिया का जो एचडीआई है वो काफी ज्यादा है देन द रीजन एवरेज, जो कि आपका 0.641 पे स्टैंड करता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है कि एचडीआई है क्या चीज, कि एक समरी यहां पर तैयार की जाती है जो कि मेजर करेगा कि एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल एंड हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन या फिर हम ऑफ किस चीज़ का निकाला जाता है, नॉर्मलाइज्ड इंडेक्सेस का, ठीक है जी। कौन कौन से 3 डायमेंशंस, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, डायमेंशंस के आपको नाम दिए गए हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसी के चलते इंडिकेटर्स आपके कौन कौन से ऐड किए गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर आपकी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, फिर आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या रखी गई है, ट्रिपल पी का यूज़ करते हुए, परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करते हुए। तो उसी के चलते आपके डायमेंशन इंडेक्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ये आपके 3 डायमेंशन इंडेक्स हैं जिनका यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकाल के ही एचडीआई कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट और जितने भी इंडेक्स रहते हैं आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस, अब बैंक्स ने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन साइड में रखना होता है, इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स के लिए वो रखना होता है। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दी गई हैं और उसी से रिलेटेड 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन सेक्टर के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स, हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये 5 ऑप्शन है आपकी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। पीएसएल गाइडलाइंस के बारे में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें नहीं किए गए हैं, उसी के आधार पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को।
तो देखिए यहाँ पर आपका जो स्टार्टअप्स है ये रिसेंटली ही इसमें ऐड किया गया है और उसी के चलते आपकी यहाँ पर पांचों की पांचों सेक्टर्स पीएसएल गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। ठीक है जी, तो उसके आधार पर आपकी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्चुअल नेचर का आपका क्वेश्चन था, तो इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने साइन किया है पीएसएल लेंडिंग स्टेटस टू इंडिया स्टार्टअप सेक्टर। ठीक है जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें जितने भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं विद साइजेबल प्रेजेंस इन इंडिया, तो उन्हें यहाँ पर कहा जाता है, मैंडेट दिया जाता है कि सेट असाइड 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ताकि वो इन सेक्टर्स को लेंड कर सकें। ठीक है जी, अब इसमें कौन कौन से आपके सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाउसिंग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछे जा सके, और रिसेंटली इसमें आपका स्टार्टअप भी ऐड किया गया है। तो लिमिट्स जो रखी गई थी इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर पावर या कंप्रेस्ड गैस प्लांट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सेक्टर्स के नाम यहाँ पर बताने थे। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क कर दिया हो। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट से, वो आपका पार्ट बनता है रेवेन्यू अकाउंट्स का। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अगर पता होगा तभी आप यहाँ पर करेक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, और उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहां करेक्ट ऑप्शन है। क्यों इनकरेक्ट है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इनकरेक्ट या करेक्ट है, इसका पता लगने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि डिसइन्वेस्टमेंट है क्या चीज। तो बेसिकली यहां पर सरकार सेल करती है या फिर लिक्विडेट करती है उनके एसेट्स या फिर स्टेक्स जो कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में उनके होते हैं। ठीक है जी, सपोज कोई भी पीएसयू है उनमें उसका स्टेक है, या कोई भी एंटरप्राइज है जहां पर उनका कुछ स्टेक है 10% 15%, तो उसे वो वहां पर बेच देगी। अब क्यों बेचना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ताकि जो उनका कैपिटल अकाउंट है उसमें वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी, तो यहां पर जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव की है न्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। ठीक है जी, DIPAM अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा की जाती है। ठीक है जी, और इसे ही यहाँ पर आपका नोडल डिपार्टमेंट भी बनाया गया है डिपैम को। तो इसमें जो डिपैम और आपका नीति आयोग रहेगा वो जॉइंटली आइडेंटिफाई करेगा PSUs को, ताकि उसमें से उनकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जा सके, मतलब वहां पर जो स्टेक है सरकार का उसे वहां पर बेचा जा सके, और वो जो पैसा रहता है वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में नहीं बल्कि आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है। थोड़ा सोचते अगर आपकी रेवेन्यू अकाउंट में बेसिकली क्या रहता है, कौन सा पैसा रहता है, जो कि डे टू डे प्रोसीजर जो रहेंगे, डे टू डे रूटीन्स रहेंगी, उसमें जो खर्चा होगा वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में रहेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है कि जो एसेट्स के, हम कह सकते हैं एक तरीके से एसेट अकाउंट है, कि यहां पर आपका वो पैसा रहेगा जिसे हम एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपकी बाकी गाइडलाइंस दी गई हैं, बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है वो यही है कि डेपम्स जो इसके सेक्रेटरी रहेंगे वो आपके नाउ को-चेयर रहेंगे द इंटर मिनिस्टर ग्रुप ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कंसर्न। ठीक है जी, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद लिस्ट आपके डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और किस तरीके से यहाँ पर हमारी सरकार ने एक नई पॉलिसी यहाँ पर लागू की है डिपैम के अंडर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे कवर करना ज़रूर अच्छे समझें, और साथ के साथ जैसे भी आपके जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं उनसे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो न्यूज़ में आया है वही चीज़ पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक कंपोनेंट है, जो कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज है आपकी, वो भी वहां पर टेस्ट की जा सकती है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, आप चीज़ें बार बार रिवाइज कर सकें। और रिवीजन के लिए प्रैक्टिस ही बहुत अच्छा एक रामबाण है, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है और कितना और आपको उससे रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है जी, और जाने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे बैच 5 के कोर्सेज लॉन्च कर दिए जा चुके हैं, एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। इसमें आपका PCM बैच है GS कंपोनेंट के लिए, फिर पहली बार इंडिविजुअल GS सब्जेक्ट कोर्सेज भी अवेलेबल किए गए हैं। PSIR और सोशियोलॉजी के आपके ऑप्शनल बैच है। ऐसे कंपोनेंट का बैच है जो कि मेन आंसर राइटिंग के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। सभी क्लासेस 13 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।